ममता पांडे, गृह विज्ञान विशेषज्ञ। आज मैं आप लोग को बीए प्रथम वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय मानव विकास और आज का हमारा टॉपिक है गर्भित अंडाणु का आरोपण एवं वृद्धि कैसे होती है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा उद्देश्य है गर्भकालीन विकास की प्रक्रिया और गर्भित अंडाणु का आरोपण और वृद्धि कैसे होती है, इसके बारे में आज के क्लास में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने पहले देखा कि इसके पहले टॉपिक में गर्भाधान, ठीक है ना, कि गर्भाधान कैसे होती है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है। आज हम लोग देखेंगे कि यानी गर्भाधान हो चुका है, यानी जो लेडीज है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, अब उसके अंदर गर्भाशय में गर्भित अंडाणु का आरोपण कैसे होता है और उस जो अंडाणु होता है उसका वृद्धि कैसे होता है, आज के विषय में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो होता है गर्भाधान जो होता है 24 घंटे के बाद का जो समय होता है, उसमें जो गर्भित अंडाणु होता है उसका क्या होता है, विकास होने लगता है, यानी कोशिका विभाजन का कार्य जो होता है वो चलना प्रारंभ कर देता है। कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 ऐसे ही क्रम में बढ़ते बढ़ते वो एक शिशु संपूर्ण विकास की प्रक्रिया में जब क्या होता है वो आकर के वो एक बालक का रूप क्या होता है ग्रहण कर लेता है, एक संपूर्ण बालक के रूप का वो ग्रहण कर लेता है। उसी को हम लोग कहते हैं विकास की प्रक्रिया, ठीक है ना। तो उसके कोशिका जो विभाजन होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 के बाद से जो कोशिका विभाजन होता है वो क्या होता है, कोशिका विभाजन की उसकी एक अलग विशेषता गुण है कि वो क्या होता है, वो विकास जब होता है तो अपने पूरे रूप में ही होता है, ठीक है। जो कोशिका होता है वो अपने पूरे रूप में ही होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, जो कोशिका विभाजन होता जाता है, उसमें क्या होता है, ये कोशिकाएं जो होती हैं अलग अलग भागों में बढ़ जाती हैं। जैसे उनका कार्य क्या हो जाता है, कुछ होती है अस्थियां बन जाती हैं, जैसे कि होता है अस्थियां का निर्माण करती हैं, कुछ मांसपेशियों का, कुछ त्वचा का, कुछ तंत्रिकाओं का, तथा क्या करती है तंत्रिकाओं आदि का निर्माण वो करने लगती है। यानी जो कोशिका विभाजन ये हो रहा है शिशु का 1 से 2, 2 से 4, 8 ऐसे जो हो रहा है, यही कोशिका विभाजन जो होता है शिशु में वो क्या करता है, वही उनके कुछ क्या होती है अलग अलग भागों में जब बटती है, उनका जब विभाजन होता है तो वही क्या करती है शिशु का क्या होती है, कुछ अस्थियां बन जाती हैं, कुछ मांसपेशियां बन जाती हैं, कुछ त्वचा का निर्माण करने लगती हैं, कुछ क्या करते हैं तंत्रिकाओं का निर्माण वो करती हैं, ठीक है ना। इसी को कहते हैं हमारे कोशिका विभाजन। अब इसी प्रक्रिया में जैसे जैसे वो शिशु का विकास होता जाता है वो क्या करता है 6 से 7, 5 से 7 दिन या 10 दिन भी लगता है, जो शिशु का विकास होता रहता है, वो गर्भाधान जो होता है, वो जो गर्भित अंडाणु होता है वो 5 से 6 या 7, 10 दिन लगता है वो गर्भाशय में खिसक करके आने में, ठीक है ना। जो गर्भित अंडाणु होता है माता के गर्भाशय में 5 से 7 दिन लगते हैं उसको खिसक कर आने में। जैसे नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था कि जब उसका विकास होने लगता है, जब उसका निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो वो जो शिशु भ्रूण होता है, यानी जो अंडाणु और शुक्राणु का मिलन हुआ, निषेचन हुआ, और निषेचन के बाद से, ठीक है, उसमें बाकी जो शुक्राणु होते हैं वो 24 घंटे में मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो परिपक्व जो शुक्राणु होता है अंडाणु से मिलन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और वहीं से क्या होता है गर्भाधान प्रारंभ हो जाता है। अब क्या होता है, गर्भाधान प्रारंभ होने के बाद से ये जो प्रक्रिया चलती है, ठीक है, वो क्या होती है 24 घंटे 5 से 7 दिन का जो समय लगता है उस गर्भित जो अंडाणु होता है, ठीक है, वो 5 से 7 दिन में वो अपने अस्थायी जगह पे, यानी ये जो अमीनो पोखर होते हैं, यानी कपड़ा में वो खसक करके माता के जो गर्भाशय होता है अपना एक अलग स्थान ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। जब वो स्थान ग्रहण करता है तो उसमें क्या होता है कि अपना एक अलग स्थान ग्रहण कर लिया और वहीं से माता के गर्भनाल से वो जुड़ जाता है, ठीक है ना। वो माता के गर्भनाल से जुड़ जाता है, वहीं से अपना पोषण लेना प्रारंभ कर देता है। अब उसमें होता है क्या होता है कि उसमें 2 प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें एक होता है कोरियन और एक होता है एमेनियन, ठीक है ना। ये कोरियन और एमेनियन जो होता है ये क्या होता है, कोरियन जो होता है वो क्या होता है
होती है। ये इनका कार्य क्या है, ये है गर्भनाल की स्थिति, ठीक है ना। ये फिगर आप देख रहे हैं, ये क्या है, गर्भनाल की स्थिति बता रहा है कि भ्रूण कैसे उसका वृद्धि और विकास हो रहा है। तो ये होगा, ये भ्रूण है, ठीक है ना। ये क्या है, भ्रूण है। ये अम्नियन खोखल है, ये होता है एमिनियन और ये होता है कोरियन, ठीक है ना। अब इनका कार्य क्या है, एमिनियन का और कोरियन का कार्य क्या होता है माता के गर्भाशय में, तो चलिए देखते हैं। ये जो कोरियन होता है, प्रथम 3 सप्ताह के अंदर कोरियन में क्या होता है, उंगलियों जैसे उभार बनने लगते हैं। ये आपने देख लिया, जो ये उंगलियों जैसे ऐसे ऐसे बना है, इसको कोरियन कहते हैं। तो ये जो बना है में उंगलियों जैसे उभार बन जाते हैं। उन उभारों में से कुछ मिलकर नाभि धमनी और नाभि रज्जु का निर्माण करते हैं। ये जो कोरियन होते हैं, ये कुछ मिलकर क्या करते हैं, नाभि रज्जु, ठीक है, नाभि धमनियां और नाभि रज्जु का निर्माण करते हैं, नाभि रज्जु का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, नाभि धमनियां और नाभि रज्जु का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। कौन करते हैं, यानी ये जो कोरियन होता है, ठीक है ना, ये जो कोरियन होता है, ये क्या करता है, इनका कार्य क्या है, ये प्रथम कितने में, प्रथम 3 सप्ताह के अंदर कोरियन में क्या होता है, उंगलियों जैसे उभार बनने लगता है। प्रथम 3 सप्ताह कौन सा, यानी गर्भाधान का जो प्रथम 3 सप्ताह होगा, उसके अंदर कोरियन क्या करता है, उंगलियों जैसे उभार बनने लगता है। और उन उभारों में से कुछ मिलकर, यानी ये जो उभार देख रहे हैं उंगलियों जैसा, उन उभारों में से कुछ क्या करते हैं, नाभि धमनी बनते हैं और नाभि रज्जु का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अब यही क्या करते हैं, यही नाभि धमनी और नाभि रज्जु, यानी 2 नाभि धमनियां, ठीक है। अब इन्हीं कोरियन में से जो होता है दो नाभि धमनियां और एक नाभि रज्जु मिलकर के एक नाभि शिरा का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। जिसको गर्भनाल के माध्यम से वो जो बच्चा होता है पोषण लेना प्रारंभ कर देता है रक्त शिराओं के माध्यम से। यानी 2 धमनियां और एक नाभि रज्जु मिलकर के एक शिरा धमनी नाभि रज्जु का निर्माण करते हैं। और उसी नाभि रज्जु के माध्यम से, यानी जो शिशु होता है, ठीक है, जो भ्रूण होता है, वो क्या करता है, माता के गर्भनाल से, यानी माता के रक्त से पोषण लेना प्रारंभ कर देता है और ऑक्सीजन भी लेना प्रारंभ कर देता है। किनके माध्यम से, यानी जो नाभि रज्जु और नाभि धमनियां होती हैं, उनके शिराओं से मिलकर के नाभि रज्जु का निर्माण होता है और उनसे क्या करता है, पोषण लेना प्रारंभ कर देता है। अब और अम्नियोन का क्या कार्य है, यानी ये क्या करते हैं, ये जो एमिनियन है, ये एमिनियन खोखल है, ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर ये झिल्ली जो होता है, ये क्या करते हैं, अपरा, ठीक है ना, जिसको कहते हैं अपरा, यानी आवल, ठीक है ना, जो गर्भनाल होता है, जिससे शिशु क्या होता है, माता और शिशु का दोनों का कनेक्शन होता है, किससे, गर्भनाल से, ठीक है ना। जो गर्भनाल होता है वो माता और शिशु से जुड़ा हुआ होता है और उन्हीं के माध्यम से जो शिशु होता है अपना पोषण लेता है, ठीक है, पोषण लेता है। अब कोरियन किसे, दोनों से मिलकर कोरियन के माध्यम से नाभि रज्जु बनी, नाभि रज्जु के माध्यम से वो पोषण लेना शुरू किया गर्भनाल के माध्यम से। अब जब एमिनियन जो होता है वो क्या करता है, यानी अपरा, वो जो एमिनियन की झिल्ली होता है उसके अंदर पीला तरल पदार्थ भरा होता है, ठीक है ना। इसमें जो होता है पीला तरल पदार्थ भरा होता है, ये क्या करता है, शिशु को क्या करता है, बाहरी आघातों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यानी जो शिशु गर्भाशय में रहता है तो ये थैली नुमा बना रहता है, ठीक है ना, जो एक बॉल नुमा होता है वो एमिनियन झिल्ली होता है, बॉल नुमा पॉलिथीन की एक थैली होता है जिसमें शिशु उसका विकास होता है, आरोपित जो गर्भित अंडाणु होता है उसका जो वृद्धि और विकास हो रहा है, तो किसमें हो रहा है, एमिनियन झिल्ली में जो पीला तरल पदार्थ भरा हुआ होता है उसमें उसका विकास होता है। और वो क्या करता है पीला तरल पदार्थ, यानी जो शिशु और भ्रूण होता है, जो शिशु है उसकी बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है और वो इन्हीं माध्यमों से उनका क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, ठीक है ना। इन्हीं से वो ऑक्सीजन भी ग्रहण करते हैं इनमें रह करके। और इनका ये कार्य क्या होता है, एमिनियन झिल्ली यानी पीले तरल पदार्थ का कार्य क्या है कि वो एक साथ तापमान बनाए रखते हैं, ठीक है। वो जो एमिनियन झिल्ली में जो बच्चा रहता है, भ्रूण, ये भ्रूण आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो भ्रूण है ये एमिनियन खोखल
स्थूल यानी स्पूकन में इम्यून झिल्ली में एक पीला तरल पदार्थ भरा हुआ होता है और उसका कार्य क्या होता है, यानी शिशु को बाहरी आघातों से यानी माँ के पेट पर अगर चोट लगता है तो उन बाहरी आघातों से वो क्या करता है, उसकी सुरक्षा करता है। सुरक्षा करने के बाद से उसका एक और क्या कार्य है कि वो एक साथ तापमान बनाए रखता है, यानी जो शिशु है वो एक से तापमान में रहता है। और ये जो नाम धमनियां होती हैं वो माता के गर्भनाल यानी अपरा जिसको आवर भी बोलते हैं उससे वो जुड़ा होता है। उसके माध्यम से जो शिशु यानी भ्रूण होता है वो अपना पोषण लेता रहता है, ठीक है, उससे ग्रहण करता रहता है। अब क्या होता है, जो अपरा का उधर संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था में ये क्या होता है, अपरा बढ़ करके 15 से 18 सेंटीमीटर व्यास तथा 450 ग्राम भार का हो जाता है। यानी जो अपरा होता है, अपरा क्या होता है, संपूर्ण गर्भावस्था में यह बढ़कर के कितना होता है, 15 से 18 सेंटीमीटर व्यास का हो जाता है तथा इसका भार कितना हो जाता है, 450 ग्राम इसका भार हो जाता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे इसका वृद्धि होने लगता है। अब जब चौथे माह में आता है, चौथे माह में गर्भस्थ शिशु का पोषण किससे होता है, नाभि रज्जु की 2 धमनियों के द्वारा। नाभि धमनियां शुद्ध रक्त क्या होता है, माँ के शरीर से लेकर के गर्भनाल तक पहुंचाता है। यानी जो नाभि धमनियां होता है उसका कार्य क्या होता है कि वो माता के शरीर से शुद्ध रक्त को लेकर के गर्भनाल तक पहुंचाता है, जिससे शिशु का क्या होता है, पोषण होता है। उसी के माध्यम से शिशु क्या जीवित रहता है और वो अपना पोषण करने लगता है। तो ये तो था आज का हमारे टॉपिक में कि गर्भित अंडाणु का बीजारोपण कैसे होता है, उसकी वृद्धि कैसी होती है। तो आपने देखा होगा कि गर्भकालीन विकास की प्रक्रिया में यानी कोशिका विभाजन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से अनगिनत हुआ। उसके बाद से अपनी संपूर्ण अवस्था में आते आते एक शिशु का रूप ले लेता है। दूसरा है गर्भनाल की स्थिति में आपने देखा कि कोरियन का क्या कार्य है, एमेनियन का क्या कार्य है, और वो कोरियन को मिलकर के नाभि रज्जु और धमनियां बनता है, जिससे वो माता के गर्भनाल से मिलकर के अपना पोषण और ऑक्सीजन शिशु का जो भ्रूण होता है लेता रहता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम मिलते हैं।